जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम अनछुए पहलू में। आज गुरुवार है और तारीख है 20, यानी दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट। आज कुछ जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ में लाइव होंगे कॉल पर, जिनमें स्कूल शिक्षा परिवार के जो प्रदेशाध्यक्ष अनिल जी, उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और साथ ही महावीर जी पुलिस ने भी एक बड़ी कार्रवाई की है, तो वहाँ के जो थाना अधिकारी है धर्म सिंह जी, उनको भी मैं लाइव लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक शानदार पहल की है उन्होंने। और आतंक का जो पर्याय बन चुकी थी ऐसी गैंग, उसको पकड़ने में उनको कामयाबी हासिल हुई है। उनसे हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये गैंग बड़ा छाई हुई थी साहब, इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो उनको भी हम लाइव लेंगे, धर्म सिंह जी को भी, जो महावीर जी थाना अधिकारी हैं, उनसे भी इस बारे में जानकारी ज़रूर जुटाएंगे। चलिए पहले आपको दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट बता देता हूँ। प्रदेश स्तर की क्या कुछ खबरें हैं और देश के स्तर की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका है, पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, प्रत्याशियों की लिस्ट लगातार जारी हो भी रही है। लेकिन यूपी चुनाव ज़्यादातर जो लड़े जा रहे हैं वो जाति और धर्म के आधार पर लड़े जा रहे हैं। कुल मिलाकर के जातियों का समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है सपा के द्वारा, तो धर्म के नाम पर वोट हासिल करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर के ये है कि चरम पर है, पूरे उफान पर है यूपी का चुनाव, सबकी नज़रें भी है, चटपटी खबरें वहाँ से आती भी रहती हैं। और मुलायम सिंह की जो छोटी बहू है अपर्णा यादव, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, इसको लेकर के भी वहाँ काफ़ी अब हलचल है। तो कई चीज़ें हैं जो वहाँ चल रही हैं। ओपिनियन पोल की अगर बारे में बात की जाए तो लगातार अलग अलग जो NGOs हैं, अलग अलग जो संगठन हैं, वो जो ओपिनियन पोल अब तक लेकर के आए हैं, उनके मुताबिक ये है कि 403 सीटें जो है यूपी में, उनमें से 250 के समथिंग सीटें वापस भाजपा को मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि 130 से 147 सीटें सपा के खाते में जा सकती है। बसपा और कांग्रेस का लगभग अस्तित्व शून्य सा होता जा रहा है यूपी में। तो और होना भी था, क्योंकि मायावती ने अपना कोई उत्तराधिकारी नॉमिनेट किया भी नहीं है साहब, सक्रिय भी नहीं है वो काफ़ी टाइम से, खुद भी उन्होंने चुनाव लड़ने से अब इनकार कर दिया है। तो देखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि यूपी में चुनाव जो हैं वो दिलचस्प होंगे और 10 मार्च को आएंगे रिजल्ट, जिस पर सबकी नज़रें टिकी होंगी, क्योंकि यूपी ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको प्रभावित ज़रूर करेगा। अब बात करते हैं राज्य स्तर की, और एक खबर और है। RTI की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 2000 के जो नोट हैं उनके छापने की जो कार्रवाई है वो वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार ने बंद कर दी है, यानी 2000 के नोट छपना बंद हो चुके हैं। अब मार्केट में 2000 के नए नोट नहीं आ रहे हैं। 2019-20 में ही केंद्र सरकार ने, RBI ने इनको छापना बंद कर दिया था। राज्य स्तर की जो खबरें हैं उन पर अब हम गौर करेंगे। आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर देखते रहना, शेयरिंग कितनी चल रही है और क्या चल रही है शेयरिंग की पोजीशन, वो भी देखते रहना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जोड़ें भी, क्योंकि आज कुछ मुद्दे हैं जिन पर बात हम ज़रूर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम जो है कोशिश कर रही है कि उनसे संपर्क हो जाए और फिर उनको लाइव लेंगे हम कॉल पर, अनिल जी को और थाना अधिकारी धर्म सिंह जी को। गहलोत सरकार ने कल कोरोना की समीक्षा बैठक ली थी और नई गाइडलाइन जारी करने के संकेत कल से ही मिल रहे थे कि गृह विभाग कोई ना कोई नई गाइडलाइन जारी ज़रूर करेगा। हमने भी परसों जो खबरें आपको बताई थी अनछुए पहलू, उसमें बता दिया था कि शादी ब्याहों से जुड़े हुए, इवेंट से जुड़े हुए लोगों ने CS को ज्ञापन भी दिया था कि आपका जो ये फैसला है इससे बहुत बड़ा आर्थिक बोझ जो है वो आने वाला है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम धंधे और व्यवसाय को लेकर के चिंता की लकीरें हैं, तो इसको लेकर के निर्णय लिया है सरकार ने और नई गाइडलाइन अभी कुछ देर पहले ही जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शादियों में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है, यानी अब 100 व्यक्ति शादी विवाह में शामिल हो सकते हैं और जो बैंड बाजे वाले हैं या इवेंट वाले हैं उनकी संख्या अलग रखी जाएगी, यानी 100 मेहमान हो सकते हैं। ये जो गाइडलाइन है ये 24 जनवरी से लागू होगी सर, ये भी ध्यान रखना आप। दूसरा, वीकेंड कर्फ्यू अब सिर्फ नगरीय सीमा क्षेत्र में ही लागू होगा, ये भी निर्देश दिए हैं नई गाइडलाइन में। और ये जो नई गाइडलाइन है ये 24 जनवरी से लागू होगी। लेकिन स्कूलों को लेकर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है, बल्कि सुनने में आया है कि स्कूल हो सकता है 1 फरवरी के बाद भी बंद रखे जाएं। ये औचित्य समझ में नहीं आ रहा, जब WHO ने भी ये कह दिया कि विद्यालयों को बंद करना कोई तार्किक या न्यायपूर्ण फैसला सरकार का नहीं है।
आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र सरकार ने भी आज आदेश निकाल दिया है कि सोमवार से वहाँ भी अब सभी क्लासेज जो हैं वो चालू कर दी जाएंगी। तो ये थोड़ा सा मामला समझ में नहीं आ रहा। शीतकालीन अवकाश अगर आप दे देते, सर्दियों की वजह से अगर आप बच्चों को रोक देते तो समझा जा सकता था, लेकिन सिर्फ कोरोना की वजह से आपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया है और स्कूलों पर आपने पाबंदी लगा दी है। जबकि आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय चालू हैं और शहरी क्षेत्र में विद्यालय बंद हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 20 फरवरी तक आपको कोर्स पूरा करवाना है। कैसे करवाएंगे? हास्यास्पद वाली स्थिति लगती है कि स्कूल जब बंद हैं, विद्यार्थी स्कूलों में जा ही नहीं रहे हैं, स्कूलों पे ताला लगा हुआ है, तो फिर कोर्स कैसे पूरा होगा? दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं साहब 3 मार्च से ही बोर्ड की एग्ज़ाम हम लेंगे। तो बच्चे एग्ज़ाम देंगे कैसे जब पढ़ेंगे नहीं? तो ऑनलाइन क्लास का आपका जो फार्मूला है वो तो पहले ही फेल हो चुका है, उसको तो पहले ही लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया था कि वो सक्सेसफुल नहीं है। हर व्यक्ति, हर बच्चा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता, हर विद्यालय के पास भी ये सुविधा नहीं है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो निकल करके सामने आ रही हैं और सरकारों को कहीं ना कहीं इस बारे में संवेदनशील होकर के फैसला लेना चाहिए। आप सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं मगर समझ नहीं आता कि जब भी कोरोना की कोई लहर आती है आप सबसे पहले स्कूल बंद कर देते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है और इसको लेकर के आज अपनी पीड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी उन्होंने भी व्यक्त की है फेसबुक के माध्यम से, और उन्होंने अब सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाई है कि बिल्कुल 1 फरवरी से सारे विद्यालय खोले जाएं। सरकार अब हमको नहीं रोक सकती, सरकार हमको मना नहीं कर सकती। तो उनसे कांटेक्ट करने का हम प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। अनिल जी से अगर संपर्क हो जाता है तो उनसे संपर्क होता है तो बिल्कुल हम उनको लाइव लेंगे। और जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो सरकार को समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये नहीं है कि ले दे करके एक फैसला कर लें बंद कमरे में कि साहब स्कूलों को बंद कर दें आप, ये न्यायोचित नहीं है। तो 26 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी ने यह आह्वान किया है कि अभिभावक जाएं विद्यालयों में, बिल्कुल मीटिंग करें। और ऐसा नहीं है कि वो उनको बच्चों की चिंता नहीं है या प्राइवेट स्कूलों को बच्चों की चिंता नहीं है या अपने जो अभिभावक हैं उनको बच्चों की चिंता नहीं है, सबको है साहब। लेकिन कुछ सुरक्षा के साथ में, कुछ सेफ्टी के साथ में, कुछ निर्देशों के साथ में हम विद्यालयों को संचालित कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इसको तार्किक नहीं कहा जा सकता है। तो इसको लेकर के लगातार हम संपर्क तो कर रहे हैं, अगर उनसे संपर्क हो जाता है तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं अभी। और राज्य सरकार की किसानों की कर्ज माफ़ी का जो मामला है वो भी अब गले की फांस बनता जा रहा है। अब उसको लेकर के आवाज़ बुलंद होने लगी है। दौसा में किसान की ज़मीन की नीलामी का जो मुद्दा है अब वो बहुत तेज़ी से निकल करके आया है और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आज इसको लेकर के सीएम आवास का घेराव किया। उनके साथ पीड़ित जो किसान परिवार है वो भी साथ थे। 7 लाख का कर्जा था, 2 करोड़ की ज़मीन 47 लाख रुपए में बैंक ने नीलाम कर दी। तो इसको लेकर के ये मामला तूल पकड़ा। और इसी तरह रामगढ़ पचवारा में भी एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो बैंक का कर्ज नहीं दे पाए, चुका नहीं पाए। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस भीषण सर्दी में भी अपने आंदोलनों से, अपने इन संघर्षों से सरकार को पसीने ला रखे हैं। आज किसानों के साथ पहुंच गए, स्टूडेंटों के साथ पहुंच गए। रीट है, एसआई भर्ती है, जेईएन भर्ती परीक्षा है, इनको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि साहब इनकी जांच क्यों नहीं हुई है। छोटी छोटी मछलियों को आप पकड़ रहे हैं, बड़े मगरमच्छ आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। और दूसरी बात कि किसानों का जो दर्द है, कर्ज माफ़ी का जो वादा है, क्योंकि सबको याद है वो वीडियो अब भी वायरल हो रहा है, जब चुनावी सभा में यहाँ राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि आप 10 तक गिनना और किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे। कल मैं कुछ बैंक अधिकारियों से भी मिला था, उनसे भी मैंने बात की। तो बैंक अधिकारी कह रहे हैं कि साहब राज्य सरकार हम पर दबाव बना रही है कि कुछ सेटलमेंट या कुछ आप करो योगदान। बैंकों का ये कहना है कि साहब चुनाव हमने थोड़ी लड़ा था, सत्ता पर, कुर्सी पर हमें थोड़ी बैठना था, वादा आपने किया है, व्यवस्था आप करें। राज्य सरकार अब गली निकाल रही है कि साहब केंद्र हमारा सहयोग करे। केंद्र क्यों सहयोग करेगा आपका? केंद्र ने वादा नहीं किया था, वादा तो आपने किया था, आपके घोषणा पत्र में था ये। तो फिर आप इस तरह टालमटोल क्यों कर रहे हैं? कुल मिलाकर के आज इसको लेकर के बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। उनकी गिरफ्तारी भी हुई, बाद में हालांकि उनको छोड़ दिया गया है। और आनन फानन में मुख्यमंत्री गहलोत ने भी फिर आदेश निकाल दिए कि अब किसानों की जो ज़मीनें हैं वो नीलाम नहीं होंगी। और साथ ही साथ सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि 2019 में ही हमने इसको लेकर के एक कानून बनाया था, लेकिन अभी तक राज्यपाल महोदय ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं कि 5 एकड़ तक की जो ज़मीन है उनकी कुर्की नहीं की जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें से निकल करके आता है। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब वो चुनावों में जाती है और सब्ज़ बाग दिखाती है,
बड़े बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोगों को दिखाती है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या निकलेगा और हम कितने वादे हैं जिनको पूरा कर सकते हैं। कोई भी सरकार हो, ये सब पर लागू होता है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो इसे भी एक तरीके से रिश्वती कहा जाएगा। विकास की बातें अगर आप करें, विज़न आप बताएं तो अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर सीधा सीधा प्रलोभन देते हैं जनता को और उसके दम पर वोट बटोरते हैं तो ये भी एक तरीके से इनडायरेक्टली रिश्वत ही कही जाएगी। इस पर भी चुनाव आयोग को या सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए कि क्या राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी हित साधने के लिए झूठे वादे या बड़े लुभावने वादे जनता से सीधे कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो ये भी इशू ज़रूर है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जब गिरफ्तारी हुई उसको लेकर के कई जगह प्रदर्शन भी हुए, उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किए। उसके बाद में हालांकि उनको छोड़ दिया गया है और उसके बाद वो शाम को माधोपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 दिवसीय दौरा है उनका, माधोपुर में रहेंगे वो। सीएम गहलोत ने तुरंत आदेश भी जारी कर दिए थे। और वहीं किसान नेता हिम्मत सिंह भी अब 24 जनवरी को गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के कि आखिर किसानों की ज़मीनें नीलामी क्यों हो रही है और राज्य सरकार किसान की कर्जे माफ़ी का जो वादा है उसे पूरा क्यों नहीं कर रही है। रीट पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना भजन लाल को आज एसओजी ने गुजरात से दबोच लिया है और एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है और उससे पूछताछ जारी है। इसको लेकर के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा है कि ये बड़ा मगरमच्छ नहीं है, अभी और भी ऐसे लोग हैं जिनके तार इन परीक्षाओं में नकल करवाने से जुड़े हुए हैं और एसओजी इन पर कार्रवाई ज़रूर करे। ये सिर्फ छोटे प्यादे हैं, अभी बड़े जो वजीर हैं वो बाकी हैं। ये कहना है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। और राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 78,000 के पार ये हो चुके हैं पूरे प्रदेश भर में। 78,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। सर उनको फ़ोन मिलाते रहना अगर मिल जाता है तो। और 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है, 14,079 नए केस आए हैं और पिछले 9 माह में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि इस दौरान 10,528 मरीज़ ठीक भी हुए हैं जिनको कोरोना से राहत मिल चुकी है। आरपीएससी ने पटवार भर्ती परीक्षा में पद बढ़ा दिए हैं। पहले 5,378 पद थे जिनको बढ़ा करके अब 5,610 इनकी संख्या कर दी गई है। तो थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है और बेरोज़गारों के लिए कुछ थोड़ी बहुत खुशखबरी ज़रूर कही जा सकती है। और प्रदेश के जो मंत्री हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है साहब, बहुत जल्दी आजकल में ही उनको मिलने वाली है चमचमाती नई गाड़ियाँ। महिंद्रा की ऑलरोड G4 ये गाड़ियां हैं जिनकी कीमत है, एक गाड़ी की कीमत 27 लाख रुपए। अब ये गाड़ियां मिलेंगी मंत्रियों को। CHA को तनख्वाह 4 महीने से नहीं मिल रही मगर मंत्रियों को पूरी सुविधाएं मिलेंगी। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या काम अटक रहा था कि मंत्रियों को तो नई गाड़ियां ज़रूरी हैं लेकिन बजट का रोजना फिर सरकारें क्यों रोती हैं। राज्य सरकार बार बार ये क्यों कहती है कि साहब हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास उतना बजट नहीं है, कहाँ खर्च करें। ऊंट के मुंह में जीरे की तरह तो आप विकास कार्यों पर पैसा खर्च करते हैं लेकिन मंत्रियों को आप पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, विधायकों को पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। इनके वेतन भत्ते कभी भी बढ़ाने हो तो किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता, सिर्फ पटल पर रख करके और प्रस्ताव पास हो जाता है। आपको पता है 8 करोड़ 10 लाख रुपए की ये गाड़ियां आएंगी टोटल, जो इन 30 मंत्रियों को अब मिलने वाली है। और ये बड़ी खबरें थी प्रदेश स्तर की। इसके अलावा जैसे ही अनिल जी से संपर्क होगा उनसे हम ज़रूर उनको लाइव लेंगे। अब बात करते हैं करौली से। और करौली में महावीर जी थाना पुलिस ने शानदार कार्रवाई की है, उसके लिए हम बात करेंगे। जो थाना अधिकारी है धर्म सिंह जी, श्री महावीर जी में लगातार कार्रवाइयाँ अच्छी कर रहे हैं। आपको बता दूं महावीर जी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडियाई गैंग जो आतंक का पर्याय बन चुकी थी सर क्षेत्र में, कोडियाई गैंग, उसके मुख्य आरोपी सहित 5,000 का इनामी जो आरोपी है उस सहित 3 अन्य साथियों को भी पुलिस ने दबोचा है, गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक बंदूक 12 बोर, 4 देसी कट्टे, 9 कारतूस और एक बोलेरो भी पुलिस ने जब्त की है। ये कई संगीन मामलों में वांछित थे। और जो 5,000 का इनामी है लाला कोडियाई उर्फ कमल किशोर, उसको दबोचा है। इसके अलावा PL भड़किया और ओम प्रकाश, इनको भी पुलिस ने दबोचा है। बहुत लंबे टाइम से इनकी सरगर्मी से तलाश थी पुलिस को, लगातार इनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे।
तो इन्हीं जानकारी को लेकर के जो थाना अधिकारी है धर्म सिंह जी वो हमारे साथ हैं। धर्म सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नमस्कार है जी न्यूज़ पोर्टल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आपने बहुत बड़ी ये कार्रवाई की है, क्योंकि आतंक का पर्याय बन चुकी थी ये गैंग। और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कब से आपको इनकी तलाश थी और किस तरह से घटना को या कार्रवाई को अंजाम दिया गया? आपने मेरा वर्जन जानना चाहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। कोडिया गांव में महावीर थाना इलाके में 2 गैंग सक्रिय हैं। एक है भूरू राजेश एवं राजकुमार, जो तीनों भाई हैं, उनकी गैंग। दूसरी गैंग लाला कोडिया, इसके साथ ही पीएल उर्फ पप्पू मीणा बड़किया का रहने वाला है। तीसरा इनका साथी है ओपी उर्फ ओम प्रकाश मीणा, जो नया गांव सरमत्रा का रहने वाला है। साथ में इनका साथी जो बैक पे सपोर्ट करता है मुकेश गावड़ी, ठीक है, थाना का स्टेशनर है। एक जो गैंग थी भूरू कोडिया गैंग, उसको पूर्व में भी थाना महावीर जी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। भूरू कोडिया गैंग के तीनों भाई राजेश, राजकुमार और भूर सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। और लाला कोडिया गैंग के एक साथी मुकेश गावड़ी एचएस को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब लाला कोडिया गैंग का मुख्य सरगना लाला कोडिया और उसके साथी बचे हुए थे, जिनसे थाना महावीर क्षेत्र और जिला करौली में गैंगवार की आशंका बनी हुई थी। इस दिनांक 10/1/2022 को लाला कोडिया पीएल उर्फ पप्पू मीना निवासी भड़किया ने कोटरा ढहर थाना सदर इंदौर में एक युवक पर गोली मार के घायल किया था। उस घटना के बाद श्रीमान एसपी साहब, सीओ साहब के निर्देशन में टीम गठित की गई थी और लगातार इन गैंगों का मॉनिटरिंग कर रहे थे, इनकी सूचनाओं का आस्कलन कर रहे थे, इनके रहने के ठिकानों की जानकारी कर रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 19/1/2021 को डीएसटी टीम और मन थानाधिकारी टीम को एक सूचना मिलती है कि एक बोलेरो गाड़ी, सफेद बोलेरो गाड़ी में जो आज 17 नंबर है, जिसमें लाला कोडिया गैंग का सरगना और उसके साथी हथियार के साथ ग्रानोली की तरफ से आ रहे हैं। उस सूचना की तस्दीक के हेतु मन थानाधिकारी और डीएसटी टीम द्वारा किरड़ा गांव से आगे और ग्रानोली वाले रोड पे नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी सफेद बोलेरो 817 आती हुई दिखाई दी, जिनको रोका, वो बैक करने की कोशिश की और उस गाड़ी में से 3 बदमाश अचानक भाग निकले, जिनको हमारी टीम के जाबाज सिपाहियों ने बहादुरी दिखाते हुए पकड़ा और उनके कब्जे से 5 हथियार, जिसमें एक बंदूक 12 बोर, पौना, एक नाली, 4 देसी कट्टे एवं 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिनको पेश न्यायालय करके 4 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। इन बदमाशों से हथियार खरीद फरोख्त साथ में अन्य वारदातों के खुलासे के बारे में पूछताछ की जा रही है। अच्छा धर्म सिंह जी, इनकी दहशत कितनी थी क्षेत्र में और ये लोग कितने टाइम से सक्रिय थे? जो भूरू कोडिया गांव में भूरू कोडिया और लाला कोडिया की रंजिश करीब 8 साल पहले से चली हुई है, लेकिन वर्तमान में 1 साल के करीब इनकी जो घटनाएं उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई थी। ये फेसबुक पे एक दूसरे को गाली गलौज करके वो वार ज्यादा करते थे जी। इस संबंध में श्रीमान एसपी साहब, नई नियुक्त एसपी साहब ने हमें निर्देश फरमाए थे इसको कार्रवाई करने के लिए। उस सम्मान की एसपी साहब की कार्यप्रणाली और कार्यशैली के देखते हुए उनके निर्देशन में ये सफलता प्राप्त कर पाए। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी ये लोग है ना दहशत फैलाने का काम करते थे, काफी लंबे टाइम से ये वहां भी सक्रिय थे सोशल मीडिया पर भी। जी। इनकी एक एंटी गैंग और है रेखा मीना, उसको भी हमारे जिला पुलिस की डीएसटी दूसरी टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया कुड़गांव थाने। बिल्कुल, उसके बारे में भी नीरज जी ने आज अपना बयान दिया है, जो कुड़गांव थाना अधिकारी हैं, कि उस लेडी डॉन के नाम से जो मशहूर है उसको भी आज पुलिस ने दबोच लिया है। जी। अच्छा, अब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इलाके में कम से कम एक शांति व्यवस्था जो है वो कायम हो पाएगी? कंप्लीट शांति व्यवस्था है और रेगुलर इसको हम फॉलो करेंगे। हम अब इस वजह से इन गैंगों को पनपने नहीं देंगे किसी भी हाल में। बिल्कुल धर्म सिंह जी, आपके द्वारा टाइम पर बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं। पहले भी जब आपने इस तरह की कार्रवाई की थी तब भी हमने आपको लाइव लिया था, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आपकी पूरी टीम के साथ है कि लगातार आप इस तरह की कार्रवाई करें ताकि एक शांति व्यवस्था जो है वो कायम रहे क्षेत्र में। बहुत धन्यवाद। ओके सर। तो ये थे महावीर जी के थाना अधिकारी धर्म सिंह जी। पहले भी मैंने इनको लाइव लिया था जब ये बता रहे थे कि वो दूसरी गैंग जो है उसको पकड़ा था। अच्छा, लेडी डॉन के नाम से मशहूर रेखा मीणा, देखा होगा आपने टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, क्या शानदार वीडियो डाले जाते थे, गाली गलौच अपशब्दों का प्रयोग, उसको भी पुलिस ने दबोचा है। जी हाँ,
आज लेडी डॉन रेखा मीणा भी सलाखों के पीछे है। कुड़गांव थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कोडियाई गैंग के जो मुख्य किरदार थे वो अब पुलिस के जबड़ों में है। अब ये देखना ज़रूर पड़ेगा कि कितने दिन तक या कितनी बड़ी सज़ा इनको मिलती है या कितने दिनों तक ये सलाखों के अंदर रहते हैं। लेकिन इस तरह की जो गैंगें पनप रही हैं, चाहे वो सवाई माधोपुर की बात कर लें या करौली की बात कर लें, लेकिन अब पुलिस को कहीं ना कहीं सक्रिय होकर के और इन बड़ी गैंगों पर वार करना पड़ेगा, इनको पंगु बनाना पड़ेगा, ताकि दहशत का जो माहौल है क्षेत्र में वो ख़त्म हो सके। इंदौलिया जी आते ही शानदार काम कर रहे हैं और लगातार अच्छी कार्रवाइयाँ की है। आप देखिए हिंडौन में लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ और नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वहाँ वीर सिंह जी अब पहुँच चुके हैं। अफीम भी उन्होंने अवैध रूप से जो अफीम है वो पकड़ी है। सटोरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। और पुलिस जब भी कार्रवाई करती है ना सर, तब सीना फक्र से चौड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोडिया गैंग एक ऐसी गैंग है सर जो दहशत का पर्याय बन चुकी थी उस क्षेत्र में। और ये जो है रेखा डॉन है या PL भड़किया है, इनके तो आपने कितने सारे वीडियो फेसबुक पर, कितने सारे लाइव इनके देखे होंगे। किस तरीके से ये उकसाने का काम करते थे, किस तरीके से ये हथियारों की फ़ोटो डाला करते थे। और काफ़ी लंबे टाइम से पुलिस के लिए ये सरदर्द बने हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर के श्री महावीर जी थाना पुलिस ने और DYSP किशोरी लाल जी के निर्देशन पर, इंदौलिया जी के नेतृत्व में जो कार्रवाई की है वो शानदार कार्रवाई की है और इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब इनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और पुलिस ने सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली जो लेडी डॉन है रेखा मीणा नांगल लाट की, उसको भी दबोच लिया है। तो ये करौली पुलिस की शानदार कार्रवाई थी। और अब बात करते हैं करौली में कोरोना का भी ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन सवाई माधोपुर की तुलना में कम है। 114 वहाँ पेशेंट आए हैं नए। सवाई माधोपुर ज़िले की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर ज़िले में कोरोना के 278 नए मामले आए हैं। खंडार से 57, जिनमें एक 3 साल का बच्चा भी है। बावनवास से 2, बौली से 69, मलारना से 26, सवाई माधोपुर से 61, यानी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। गंगापुर सिटी का आज इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि शायद गंगापुर से कोई केस आज नया नहीं आया है, ये राहत की बात है। सवाई माधोपुर का आज 259वां स्थापना दिवस है। कोरोना के चलते ज़्यादा धूमधाम से कोई सेलिब्रेशन नहीं किया गया है। त्रिनेत्र भगवान जो हैं गणेश जी, उनकी महाआरती का आज आयोजन किया गया है। तो सवाई माधोपुर ज़िले के तमाम बाशिंदों को हम भी शुभकामनाएं देते हैं और ये कहेंगे कि हाँ, हमारा ज़िला जो है फलता रहे, फूलता रहे, शांति अमन लोगों के बीच में बना रहे, लोग प्रेम सौहार्द के साथ में आपस में रहें, जुड़े रहें, हमारा ज़िला तरक्की करे, ये हम भी चाहेंगे। और सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। अच्छा, आप लोग शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे लग रहा बहुत कम शेयर कर रहे हैं। आज तो करना है आपको, है ना, क्योंकि कल का फिर गैप रहेगा, ध्यान रखना। चलिए, तो ये है। और जिला विशेष न्यायालय ने पॉक्सो के मामले में आज एक जमानत याचिका जो थी उसको खारिज किया है। आरोपी बड़ागांव सरवर निवासी रविंद्र बैरवा था जिसने जमानत याचिका लगाई थी, जिसको खारिज कर दिया आज पॉक्सो न्यायालय ने। और 8 सितंबर 2021 को इसने एक नाबालिग बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। वही बौली में लगातार कोरोना का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये माधोपुर के बाद में सबसे ज़्यादा हाईलाइट अगर है ना तो बामनवास बौली ब्लॉक है। आप देखिए कि कल 95 नए केस आए थे, आज 69 नए केस आए हैं। और बामनवास बौली ब्लॉक की बात की जाए तो इस समय 396 केसों में से 179 जो केस हैं वो तो ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। और इस समय 217 एक्टिव केस हैं बामनवास ब्लॉक में। ये कंडीशन है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा है, जन सुनवाई भी वो करेंगे। और आगे अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की खबरों की। तो कल यातायात के DYSP जो हैं सवाई माधोपुर से वो अपनी टीम के साथ आए थे और साहब अतिक्रमण और यातायात के अव्यवस्था के खिलाफ जो है उन्होंने शानदार कार्रवाई की। मैं तो सराहना करूंगा साहब दिल से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ साहब। कहानी वही ढाक के 3 पात रही। DYSP साहब यहाँ से चले गए, लोगों ने वापस अतिक्रमण कर लिया, व्यापारी समझने को तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, आज वैसी की वैसी ही सारी सूरत हाल देखने को मिली है। तख्ते बाहर निकाल दिए, बेंच बाहर निकाल दी, सामान पूरा बाहर लटका हुआ रहा और कुल मिलाकर के वापस सड़कों को सिकोड़ दिया दुकानदारों ने। व्हीकल्स के लिए हमारे यहाँ कोई पार्किंग है ही नहीं। नगर परिषद बिल्कुल शून्य और मौन बैठी हुई है कि आखिर आप इसका विकल्प क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अतिक्रमण बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है, लगातार कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
कल पूरा मार्केट जहाँ जहाँ कार्रवाई की थी सर बिल्कुल चौड़ा नज़र आया। कल कहाँ चले गए सारे अतिक्रमण, कल कहाँ चली गई सारी गाड़ियाँ, सेकंडों में एडजस्ट हो गई सारी गाड़ियाँ। ये और दिन नहीं हो सकता क्या? इनके विकल्प हमको ढूंढने पड़ेंगे। नगर परिषद को और स्थानीय प्रशासन को मिल बैठ करके बात करनी पड़ेगी व्यापारियों से, ताकि इसका स्थायी समाधान हो सके। जब पुलिस और प्रशासन का चाबुक चलता है तब भी आप लोगों को दर्द होता है, तब भी आप लोग चिल्लाते हैं, विरोध करते हैं। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सभी का फर्ज बनता है कि इस शहर को अगर सुंदर रखना है, सही रखना है, तो इसमें हम सबका योगदान होना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ पुलिस प्रशासन नहीं है। पुलिस प्रशासन फिर जब सख्ती करेगा तो आप लोगों को परेशानी होगी, आपको बुरा लगेगा। कल सामान जब्ती की कार्रवाई की गई थी, बुरा भी लग रहा था, मगर क्या करें, प्रशासन आपको बार बार चेताता है, आपके समझ में ही नहीं आती। आपके तो 1 घंटे भी समझ में नहीं आई। जैसे ही अभियान ख़त्म हुआ वापस वैसे की वैसी सारी चीज़ें हो गई। आज फिर से वही कंडीशन हो गई, फिर से ट्रैफिक जाम हो रहा है, फिर से यातायात की व्यवस्था गड़बड़ा रही है, फिर से अतिक्रमण है, बाज़ारों में भीड़ है, निकलने को जगह नहीं है, साधनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग नहीं है। तो सोचना तो पड़ेगा। और आज जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम आवास का घेराव कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उनके समर्थकों ने उदय मोड़ पर सीएम गहलोत का पुतला जलाया। सपोट्रा के बाड़ौती से आज एक मामला आया था, पुरानी रंजिश को लेकर के धारदार हथियार चले, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में इलाज चल रहा है। लाइव दिखाया था पदम जी ने। और मंगलसूत्र तोड़ने की भी एक घटना हुई थी सफाई कर्मचारी के साथ में। एक युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया, लोगों ने उसको पकड़ लिया, बढ़िया उस पर हाथ साफ किया और बाद में कोतवाली के सुपुर्द कर दिया गया। करौली का शायद वो रहने वाला था, ब्रजेश नाम था। और एक और लाइव दिखाया, कोचिंग जा रही सुबह सुबह, जब अलसुबह एक बच्ची कोचिंग जा रही थी तो आया कोई स्टंटबाज और उसका मोबाइल छीन करके ले गया। आप देखिए कि घटनाएं कितनी सामान्य सी होती जा रही हैं गंगापुर सिटी में, ये कंडीशन है। और भजनाश्रम जो है वहाँ भी मंदिर में आज चोरी हुई है देर रात, और भगवान की जो मूर्ति है उस पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। अब से पहले भी कई वारदातें सीसीटीवी में कैद हुई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कोई बड़ी वारदात का अभी तक गंगापुर सिटी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है गंगापुर पुलिस के लिए, एएसपी साहब के लिए, डिप्टी साहब के लिए, एसपी सुनील कुमार जी के लिए, कि गंगापुर सिटी में लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, लूटपाट हो रही हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़ी वारदात का खुलासा नहीं हो पाया है। ये बड़ी अफसोसजनक बात है। तो वो एक घटना हुई है। सीएचए का वेतनमान, इनकी नियुक्ति की थी साहब कोरोना के टाइम गहलोत सरकार ने आनन फानन में, इनकी और स्वास्थ्य मित्रों की। लगातार तब से ये बेचारे सेवाएं दे रहे हैं, मगर आमदनी के नाम पर या वेतन के नाम पर ठंडन पाल मदन गोपाल कुछ नहीं मिला इनको। हर तरीके से विरोध जता चुके हैं और अब फिर इनकी सेवाएं ली जा रही हैं, है ना, वैक्सीनेशन को लेकर के। जब अपनी जान जोखिम में डाल करके और 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जा करके इस सर्दी में ये अपनी सर्विस कर रहे हैं। मंत्रियों के लिए 27 लाख की गाड़ी आ सकती है साहब, मगर जो लोग दिन रात फील्ड में रह करके मेहनत कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके अपना काम कर रहे हैं, उनके वेतनमान पर सरकार का ध्यान नहीं है। अफसोस की बात है ये कि आप उन्हें दे रहे हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें ज़रूरत है उनकी तो आप सुन भी नहीं रहे। पिलौदा से भी आज हमारे पास फ़ोन आया था, वहाँ भी जो सीएचए हैं अब वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। 24 जनवरी से वो मुख्यमंत्री के नाम एक साथ 25,000 लेटर जारी करेंगे, पत्र लिखेंगे मुख्यमंत्री को। और गंदगी से परेशान वजीरपुर के लोगों ने भी आज ज्ञापन दिया है। मुख्य जो सड़क मार्ग है हिंडौन वजीरपुर वाला, बिल्कुल सड़क पर पूरा पानी बह करके आ जाता है। सरपंच मुकेश जी का तो कहना ही क्या साहब, बिल्कुल नदारद है। बड़े बड़े आंदोलनों में ज़रूर वो सक्रिय हो जाते हैं, किसी को मुआवजा दिलवाना हो, किसी की मांग उठानी हो, इनमें तो हो जाते हैं, मगर वजीरपुर के विकास के लिए बिल्कुल नगण्य नज़र आते हैं। पिछली साल से तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि साहब मोक्षधाम की स्थिति आप नहीं सुधार पाए अभी तक, कीचड़ है उस रास्ते में। मोक्षधाम है कोई वजीरपुर का, जाकर के देखना उसकी कितनी बुरी कंडीशन है, मगर आपके कानों पर तो जू ही नहीं रेंग रही है कि आप विकास के नाम पर या ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते आप कर क्या रहे हैं वहाँ पर। कितने कर्मचारी हैं, कब आप नालियाँ सफाई करवा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। लोग आक्रोशित हैं और बहुत जल्दी बड़े आंदोलन को करने वाले हैं वो, अगर ये ढर्रा नहीं सुधरा तो। आज ज्ञापन दिया है उन्होंने। और
गंगापुर सिटी नगर परिषद की बात करें तो भाई साहब संक्रमण के चलते 9 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ चुके हैं, तो कामकाज बिल्कुल ठप पड़ा है साहब। पट्टों के काम रुके पड़े हैं, नगर परिषद से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब बंद पड़े हैं। आज मैं नगर परिषद गया था, बातचीत भी हुई इस बारे में, तो उम्मीद ये करते हैं कल से काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पट्टों का काम कर रहे थे वो दोबारा जब उन्होंने जांच करवाई तो वो फिर पॉजिटिव आ गए। तो अब चार्ज किसी दूसरे को दिया जा रहा है, आज दे दिया होगा तो कल से, ताकि पट्टों का काम तो कम से कम सुचारू रूप से चालू हो सके। कुल मिलाकर के विकल्प ढूंढने पड़ेंगे साहब, जनता के काम तो आपको करने पड़ेंगे। मानते हैं कोरोना है, लेकिन क्या करें, हर सरकारी जो कार्यालय है उसमें कोई ना कोई इफेक्टिव हो रहा है। सरकारी कार्यालय बंद हो रहे हैं, कामकाज ठप पड़े हैं, जनता पर चल रहा है पूरा नियमों का टोकरा। पीलोदा से भी आज एक खबर आई थी कि साहब पीलोदा थाना पुलिस जो है, किसान जो खेतों में जा रहे हैं, खाद देने जा रहे हैं, उनके ही चालान काट रही है। ये पीलोदा पुलिस की कार्रवाई बताइए साहब आज की। इसको लेकर के हालांकि लोग पीलोदा थाने में गए भी हैं, वहाँ ज्ञापन देने सरपंच के नेतृत्व में कि साहब ऐसा ना करें। किसान अपने खेत में 10 बार जाएगा, 10 बार आएगा, तो 10वीं बार आप चालान काटोगे या उसका? स्थानीय जगह में, लोकल जगह में भी आप उनका चालान काटने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा बेतुका बताया लोगों ने। और इसके अलावा कोई बड़ी खबर नहीं है। सर्दी का सितम जारी है, लेकिन फिर भी आज धूप से राहत ज़रूर मिली थी लोगों को, और उम्मीद ये कर रहे हैं, अब मौसम विभाग ने कहा है कि साहब कल से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मध्यम हल्की दर्जे की जो बारिश है वो हो सकती है, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो इसका मतलब सर्दी फिर बढ़ सकती है। शीतलहर इस समय कानों में बिल्कुल नस्तर से चुभ रही है साहब। जो नेहरू गार्डन में इस समय मैं बैठा हूँ और यहाँ शीतलहर जो चल रही है, बिल्कुल उसका कहर है, उसका प्रकोप है, और अब ये रहेगी सर्दी। लेकिन कुल मिलाकर के आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना अपने घर में रहें। बच्चों की हिफाजत ज़रूर करें, बुज़ुर्गों का और बच्चों का ज़रूर आप विशेष ध्यान रखें, ये मेरा निवेदन है। रही बात स्कूलों की, तो उम्मीद ये करते हैं कि सरकार के दिमाग में कुछ आएगी, भगवान इनको सद्बुद्धि देगा और ये विद्यालय चालू कर देंगे, क्योंकि विद्यालय तो चल रहे हैं साहब, बिल्कुल विद्यालय चल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, विद्यालय वालों की मजबूरी ये है कि वो सुबह जल्दी, जब धुंध छाई रहती है, कोहरा छाया रहता है, तब बच्चों को बुला रहे हैं। आज मैंने जब बात की थी तो उनका कहना था कि साहब क्या करें, 9-10 बजे बाद तो फ्लाइंग आ जाती है स्कूल बंद करवाने। चल भी रहे हैं, चलाना मजबूरी भी है, क्योंकि कोर्स पूरा करवाना है। आपने तो चला दिया चाबुक, 20 तारीख तक कोर्स पूरा करवाओ। अलादीन का चिराग है क्या? कोई जिन निकलेगा जो हवा में हाथ फिराएगा और कोर्स पूरा हो जाएगा? इन बच्चों की मानसिकता पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, ये सोचा कभी आपने? कोरोना आया, स्कूल बंद कर दो, हद हो गई। जब बड़े बड़े एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं, वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, WHO खुद इस बात को कह रहा है कि विद्यालयों को बंद करना तार्किक नहीं है, मौतों का आंकड़ा नहीं है, हॉस्पिटलाइज कोई हो नहीं रहा, ICU की या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, स्कूल बंद करने से क्या करोगे आप? संक्रमण रोक लेंगे क्या? संक्रमण तो फिर भी फैल रहा है ना, बढ़ तो फिर भी रहे हैं केस। अब तो स्कूल बंद हैं, फिर क्यों बढ़ रहे हैं केस? बच्चे अगर घर में हैं तो भी जद में आ रहे हैं। नॉर्मल जो खांसी, जुकाम, गले में दर्द है, बुखार है, वो तो चल रहा है, वो तो चलेगा। वायरल फीवर है, वो तो चलेगा। फिर क्या औचित्य था कि आपने विद्यालय बंद कर दिए? सर्दी में ठुठुरते हुए बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। मजबूरी है विद्यालयों की कि उनको बुलाना है। छुट्टी कर दोगे तो ये निश्चित मानिए सर, इन निजी शिक्षण संस्थानों में जो काम कर रहे हैं ना कर्मचारी, उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। 3-4 महीने पहले ही तो खुले हैं ये स्कूल, 2 साल से तो वैसे ही बंद पड़े थे। लाखों स्टाफ और लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए साहब। जो थोड़े बहुत लगे थे उनको काफ़ी टाइम से तनख्वाह नहीं मिली है स्कूलों में। तो इन चीज़ों को कम से कम समझना चाहिए। इवेंट वाले आपसे मिले, उन्होंने कहा आपने शादियों में संख्या बढ़ा दी साहब, 100 कर दिए, ठीक है, अच्छा फैसला है, क्या दिक्कत है? कम से कम अर्थव्यवस्था तो पटरी पर आएगी, लोगों के रोजगार तो चलेंगे। सरकारी कर्मचारियों को, मंत्रियों को, विधायकों को इनको फ़र्क नहीं पड़ता साहब। बड़े लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? उनके तो महीने की जो इनकम आनी है वो आएगी। लेकिन उससे पूछो जो रोज़ कुआं खोद करके पानी पीता है कि कल वो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। ज़रूर सोचना, किसी को अपनी किस्तें देनी है, किसी को बैंक का लोन चुकाना है, घर में बुज़ुर्गों की दवाइयाँ लानी है, बच्चों का इलाज करवाना है। छोटे छोटे बहुत खर्चे हैं साहब। लोग टीवी का रिचार्ज तक नहीं करवा पा रहे। ये कंडीशन है बहुत सारे घरों की, और ये शाश्वत सत्य है, चाहे कोई कुछ भी कहे, सच है ये।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने दिन में अनिल जी से बात कर ली थी, उसके बावजूद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वरना एक शानदार प्रोग्राम आज हो सकता था। उनके जो दिल का दर्द है, मर्म है, वो भी हम जानते, उसे पहुंचाते लोगों तक। और उन्होंने तो साफ कह दिया है कि 1 फरवरी से विद्यालय खुलें, चाहे सरकार हाँ करे या ना करे। अब देखना होगा कि क्या होता है, सरकारें क्या डिसीजन लेती हैं। 24 जनवरी से तो नई गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया कीजिए सर। आपके सुझावों का, आपके सहयोग का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, तो वो सहयोग भी आप हमें ज़रूर देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।